लेबनान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उन्हें अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इतना कह सकते हैं कि ऊपर से शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर जंग पहले से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। एक ही दिन में 294 लोगों की मौत और 1100 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का मंजर है, कहीं इमारतें ढह रही हैं, कहीं लोग मलबे में अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो कहीं अस्पतालों में घायल लोगों की लाइनें खत्म ही नहीं हो रही। डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित करना पड़ा। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने साफ कहा है कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना हो या फिर कूटनीतिक रास्ते अपनाना। लेकिन असलियत यह है कि बमबारी अभी भी जारी है और हालात पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं बन पाया है। स्वास्थ्य मंत्री रकान नासिरुद्दीन ने दुनिया से मदद मांगी है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर घायलों का इलाज करना अब देश के हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अब इस पूरी कहानी का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है सीज फायर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच 14 दिन का सीज फायर घोषित हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये लेबनान पर लागू नहीं होता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि उनका ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि उनका टारगेट हिजबुल्लाह है जो लेबनान में सक्रिय है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी यही कहा है कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि लेबनान में हमले रुकेंगे। यानी कि आसान भाषा में समझें तो ये सीज फायर अधूरा है, कुछ जगहों पर लागू है और कुछ जगहों पर जंग वैसे ही जारी है। यहीं पर ईरान की नाराजगी सामने आती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि अमेरिका को फैसला करना होगा, या तो वो सच में सीज फायर लागू करें या फिर जंग जारी रखें, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये बयान सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं है, बल्कि इसमें एक तरह की चेतावनी भी छुपी हुई है। ईरान पहले ही इशारा कर चुका है कि अगर लेबनान में हमले नहीं रुके तो वो खुद भी इस सीज फायर से पीछे हट सकता है। यानी कि जो 14 दिन का ब्रेक मिला है वो कभी भी खत्म हो सकता है। अब इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया है, होर्मुज स्ट्रेट। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। अब ईरान इस पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। प्लान ये है कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाएगी, उसका पूरा डेटा लिया जाएगा और उस पर टैक्स भी लगाया जाएगा, हर बैरल पर $1। और खास बात यह है कि ये टैक्स क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में लिया जाएगा। यानी अब ये टकराव सिर्फ सैन्य नहीं रहा, बल्कि आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर भी पहुंच चुका है। ईरान का कहना है कि जहाजों को पहले ईमेल के जरिए अपने कार्गो की जानकारी देनी होगी, इसके बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति मिल सकेगी। ईरान के अधिकारी हामिद हुसैनी के मुताबिक इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अगले 2 हफ्तों में हथियारों की आवाजाही रोकी जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये प्रक्रिया धीमी होगी, क्योंकि ईरान किसी जल्दबाजी में नहीं है। इसका मतलब यह है कि ईरान इस मौके का इस्तेमाल अपनी ताकत को दिखाने और पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कर रहा है। अगर इसका असर समझें तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे ही तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और हर चीज की कीमत पर असर पड़ेगा। यानी ये संकट सीधे सीधे आम लोगों की जेब पर पहुंचेगा, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना हो। अब इसी के साथ कूटनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रहा है, जहां पर 10 पॉइंट शांति प्रस्ताव पर बातचीत होनी है, जो 10 पॉइंट हम आपको पहले भी बता चुके हैं। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोगदम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ये बातचीत शांति की दिशा में एक अहम कदम हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ईरान के अंदर ही इस पहल को लेकर कुछ संदेह है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल इस पूरी प्रक्रिया को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शांति की कोशिशों के बीच भी टकराव और अविश्वास बना हुआ है। अगर पूरे हालात को जोड़कर देखें तो एक बहुत जटिल तस्वीर सामने आती है। एक तरफ लेबनान में जंग अपने चरम पर है, जहां आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीमित सीज फायर है, जो हर जगह लागू नहीं है, और तीसरी तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, जहां पर पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थ बनकर बातचीत कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऊपर से देखने पर लग सकता है कि हालात थोड़े शांत हो रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक पॉज है, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति या फिर खामोशी।
क्योंकि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कह चुके हैं कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और वो कभी भी ऑपरेशन तेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, यानी दोनों तरफ से तनाव अभी भी बना हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का हो रहा है, जो लोग न राजनीति समझते हैं न कूटनीति, लेकिन हर बार जंग की सबसे बड़ी कीमत वही चुकाते हैं, अपनों को खोकर, घर छोड़कर और डर के साए में जीकर। आने वाले दिन बहुत अहम होंगे। अगर बातचीत सफल होती है तो शायद हालात संभल जाएं, लेकिन अगर कहीं भी बात बिगड़ती हुई नजर आती है तो ये टकराव पहले से भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक रूप ले सकता है और पूरी मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की तरफ ढकेल सकता है। फिलहाल सच्चाई यही है कि सीज फायर नाम का एक ब्रेक जरूर लगा है 14 दिन के लिए, लेकिन शांति अभी भी दूर है और जंग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।